अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? आई वेलकम ऑल ऑफ यू वंस अगेन टू एनवायरमेंटल साइंस पायनियर पेयर। आई एम हमजा अब्बास, योर इंस्ट्रक्टर। उम्मीद है कि पिछली वीडियो तक जो हम लोग अभी गुफ्तगू कर चुके हुए हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने एनवायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस होते हुए देखा। इसके अलावा जो इन्वायरमेंटल कॉन्शियस डेवलप हुई है दुनिया के अंदर पिछली एक तिहाई के अंदर, उसके अंदर जो डेवलपमेंट हुई और किस बुनियाद के ऊपर हुई, उसको हम लोगों ने स्टडी किया हिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल थॉट में। तो अब बड़ा ही एक आप कह सकते हैं एक नेचुरल लिंक बनता है कि अब अगला टॉपिक वो होना चाहिए जो कि हमें बताए कि हमारी जो कॉन्शियस है, जो कि डेवलप हुई इन्वायरमेंटल कॉन्शियस, जो कि हम लोगों ने हिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल थॉट में पढ़ा, तो वो किस बुनियाद के ऊपर हुई। ठीक है, कौन से ऐसे इश्यूज थे जिन्होंने कैटलाइज किया इस कॉन्शियस की डेवलपमेंट को। ठीक है, तो आजकल के कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस को मद्देनज़र रखते हुए मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा जो इशू बनता है, जिसको डिस्कस करने की ज़रूरत भी दरपेश है, वो है क्लाइमेट चेंज का। इसलिए मैंने जो है इस कोर्स की जो क्रोनोलॉजी है उसके अंदर क्लाइमेट चेंज को इस नंबर पे रखा है जिस पे अब आप लोग पढ़ रहे हैं, यानी ये चौथा मॉड्यूल आप लोगों का बनता है गालिबन। तो हम क्लाइमेट चेंज को इसलिए अब स्टडी करेंगे। तो क्लाइमेट चेंज क्या है, आ, इसके अंदर बात करने से पहले या इस पे बात करने से पहले मैं कुछ क्लैरिफिकेशंस कर दूं रिलेटेड टू क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होता है फॉर द पीपल हु डू नॉट नो व्हाट क्लाइमेट इज़? क्लाइमेट इज़ बेसिकली आपकी जो आपके एक रीजन के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है कम से कम 30 साल का, 30 ईयर्स का। 30 साल के अंदर जो आपका एवरेज टेम्परेचर होता है अमूमन, उसको हम क्लाइमेट तस्वर करते हैं। मिसाल लीजिए पाकिस्तान की, जो कि इक्वेटर के बिल्कुल ऊपर लाई करता है तकरीबन। इक्वेटर का हम सारों को पता है क्या है। इक्वेटर वो एक इमेजिनरी लाइन है जो कि अर्थ के सर्कमफेरेंस से गुजर रही है, सेंटर से गुजर रही है। और इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर सूरज की जो शुआएं हैं, जो किरणें हैं, वो सबसे ज़्यादा जाके लगती हैं, यानी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए जो जो कंट्रीज, जो जो रीजन्स इक्वेटर के ऊपर लाई करते हैं, वो गर्म तरीन रीजन्स होते हैं। ठीक है, पाकिस्तान जो है वो इक्वेटर के बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर लाई करता है। तो इस वजह से पाकिस्तान ऑल्दो दुनिया के गर्म तरीन इलाकों में तो नहीं आता, लेकिन बहरहाल इसका फिर भी टेम्परेचर जो है एक टेम्परेट, या आप कह सकते हैं एक इट डज कम अंडर द एम्बिट ऑफ हॉट रीजन, इन द सेंस कि इसका क्लाइमेट थोड़ा सा हॉट है और रहता है अमूमन साल भर में। तो हम ये किस तरह से डिफाइन करते हैं, हम देखते हैं कि पाकिस्तान का जो टेम्परेचर रहा हुआ है ऑन एवरेज, ठीक है, उसकी 30 साल की एवरेज क्या है। ठीक है, ऑन एवरेज से मेरा मतलब ये था कि 30 ईयर्स एवरेज उसकी क्या है, 30 ईयर्स कम से कम क्या एवरेज है। तो वो एवरेज डिफाइन करता है कि पाकिस्तान का क्लाइमेट क्या है। इसी तरह आप एंटार्क्टिका का देख सकते हैं, नॉर्थ का, साउथ का, नॉर्दर्न पोल, साउदर्न पोल, आप किसी भी ठंडे इलाके का देख लें, तो उसको हम ठंडा इलाका क्यों कहते हैं? हम उसके क्लाइमेट को डिफाइन कर रहे होते हैं कि यार ये एक ठंडा इलाका है, या ये एक गर्म इलाका है, या ये एक एरिड इलाका है। ठीक है, तो ये होता है क्लाइमेट। इसी के अंदर चूंकि पेपर के अंदर ये सवाल आया हुआ है, और ये 2020 के पेपर में गालिबन आया था, माइक्रो क्लाइमेट का भी पूछा गया। तो माइक्रो क्लाइमेट क्या होता है? माइक्रो क्लाइमेट सिंपल एज द वर्ड सजेस्ट्स, अगर एक रीजन है उसका क्लाइमेट, मैंने कहा कि ये एक, इसका क्लाइमेट ये एक गर्म इलाका है, जैसे पाकिस्तान एक गर्म इलाका है। ठीक है, तो क्या पाकिस्तान के तमाम रीजन्स गर्म है? इस सवाल को अगर आप लोग समझने की कोशिश करें तो इसका जवाब आप लोगों के सामने है कि तमाम रीजन्स गर्म नहीं है। मिसाल लीजिए पंजाब की। पंजाब, सेंट्रल पंजाब जो है वो एक गर्म इलाका है, साउदर्न पंजाब ज़्यादा एक गर्म इलाका कहलाया जाता है, नॉर्दर्न पंजाब जो है वो थोड़ा सा टेम्परेट रीजन में आ जाता है। ठीक हो गया। इसी तरह ये तो मैंने आपको एक प्रोविंस के अंदर मैंने आपको दिखा दिया ना। इसके अलावा अगर हम बात कर लें, चले पंजाब का, तो हम कहते हैं कि ओवरऑल देखा जाए एक गर्म इलाका है। सिंध भी एक गर्म इलाका, बलूचिस्तान भी एक गर्म और ड्राई इलाका है। केपीके की अगर बात की जाए तो केपीके के अंदर जहाँ पेशावर, मर्दान वाले एरियाज आते हैं, वहीं पे आप देख सकते हैं कि सवात वाला एरिया, ये वाला एरिया सारा आ जाता है। फिर केपीके के अंदर ही आपके नथिया गली, नारान, कागान, ये केपीके का पार्ट है। ठीक है,
तो क्या हम केपीके को हम स्ट्रिक्टली एक गर्म इलाका कहेंगे? नहीं, हम केपीके को एक टेम्परेट इलाका कह देंगे इसकी वजह से। इसी तरह अगर गिलगित बल्तिस्तान की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे आउट ऑफ 12 मंथ्स तकरीबन 8 महीने उसके बेशतर इलाका जात में बर्फ़ पड़ी होती है। सिर्फ 4 महीने के लिए या 5 महीने के लिए हद वो खुला होता है, यानी उधर बर्फ़ नहीं होती। तो चूंकि वो इलाका एक ठंडा इलाका है तो मैं उसको ठंडा इलाका ही कहूँगा, लेकिन पाकिस्तान कुल को यानी ओवरऑल पाकिस्तान को मैं फिर भी एक टेम्परेट रीजन कहूँगा, एक हॉट रीजन कहूँगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो बेशतर इलाका जाते हैं उनका क्लाइमेट जो है वो हॉट के एम्बिट के अंदर आ रहा होता है। तो माइक्रो क्लाइमेट क्या हो गया? माइक्रो क्लाइमेट हो गया एक रीजन के अंदर जो क्लाइमेट वेरिएशन है उसको हम माइक्रो क्लाइमेट कहेंगे। या माइक्रो क्लाइमेट के हिसाब से पाकिस्तान का क्लाइमेट इज हॉट, लेकिन अगर गिलगित बल्तिस्तान का देखा जाए तो वो कोल्ड है, बलूचिस्तान का हॉट एंड ड्राई है, पंजाब का हॉट है, सिंध का हॉट है। इसी तरह बाकी जो मैंने आपको मिसालें अभी पहले दी हैं तो वो सारी अप्लाई होती हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को क्लाइमेट की बात तो समझ आ गई। अब यहीं पे मैं एक और डिस्टिंक्शन ड्रॉ कर दूं जो कि अभी तक पेपर में नहीं आई है लेकिन आ सकती है। द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर। क्लाइमेट का मैंने आपको बताया, मैं लिख भी देता हूँ। क्लाइमेट इज 30 ईयर्स एवरेज, कम से कम, ठीक है। वेदर जो होता है वो आपकी डे टू डे चेंजेस के ऊपर होता है। जब हम कहते हैं ना कि यार आज मौसम बड़ा वो एक गाना भी है ना, आज मौसम बड़ा बेईमान है, तो वो क्लाइमेट की बात नहीं हो रही होती, वो उस दिन के मौसम की बात हो रही है ना कि ये आज का मौसम जी बड़ा, आज बड़ी सर्दी पड़ी है, आज कम सर्दी थी, आज गर्मी ज़्यादा है, आज कम गर्मी है। तो ये वेदर जिसको आम ज़बान में हम मौसम कहते हैं, ये उसकी बात हो रही होती है। तो वेदर जो है वो आपकी डे टू डे चेंजेस की बात करता है कि आपके माहौल में आपके ओवरऑल जो टेम्परेचर है उसके अंदर क्या तब्दीली रही है डे टू डे बेसिस के ऊपर। क्लाइमेट आपकी 30 ईयर्स एवरेज है, कम से कम, वही बात फिर से, ठीक है। तो ये फ़र्क आ जाता है आपके वेदर में और आपके क्लाइमेट में। अब लाहौर का वेदर ठंडा भी होता है, ऐसे ही है ना, लेकिन लाहौर का ओवरऑल क्लाइमेट हम कहेंगे कि इसका क्लाइमेट जो है वो टेम्परेट है, ठीक है। तो ये उम्मीद है कि आप लोगों को ये तमाम बातें, ये जो फ़र्क है ये समझ आ गया होगा। अब क्लाइमेट चेंज क्या है? जो आपकी एवरेज है, जैसे मैंने आपको बताया, उस एवरेज में रद्दोबदल को हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं, ठीक है। रद्दोबदल आपका ये एक इंक्रीज भी कर सकते हैं या आपका डिक्रीज भी कर सकता है, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज हम उसको कहते हैं। अब हम लोगों ने जो क्लाइमेट चेंज पढ़नी है इन्वायरमेंटल साइंस के पर्सपेक्टिव से, वो हम लोगों ने खसूसन पढ़नी है जो आपके यहाँ एक्टिविटीज़ हो रही हैं, नेचुरल नहीं बल्कि ह्यूमन एक्टिविटीज़, उसकी वजह से क्लाइमेट के अंदर जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, उस पर्सपेक्टिव से हम क्लाइमेट चेंज को पढ़ेंगे। यानी जो हमारा लेंस होगा जिसके तहत हम क्लाइमेट चेंज को पढ़ेंगे, वो लेंस होगा एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ का। खसूसन डेफिनेशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन क्या है, लेकिन उसको दिखाने से पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारा जो एम्बिट है ऑफ स्टडीइंग क्लाइमेट चेंज, वो हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक लेंस से पढ़ेंगे, वो होगा आपकी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, यानी इंसानों की गई वो एक्टिविटीज़ जिसकी वजह से क्लाइमेट का ये जो एक हम देखते हैं ना कि एवरेज है 30 ईयर्स की या 50 साल की, यूजुअली 30 ईयर्स की, उसके अंदर जो चेंजेस आ रही है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, हमने उनको पढ़ना है और ये हम पढ़ेंगे क्लाइमेट चेंज के एम्बिट के अंदर। तो उसी से रिलेटेड ये मैंने आप लोगों के लिए फिगर भी डाली, अगर आप लोग देख सकते हैं। दुनिया बड़ी उदास हुई हुई है इस वक्त हमसे। क्यों हुई हुई है? ऊपर आप देख सकते हैं, हमने घर बना लिया, हमने फैक्ट्रियाँ बना ली, हमने जो टेली कम्युनिकेशन के खंभे डाल दिए, बिजली के खंभे डाल दिए, स्कूल ये आपने एनर्जी बनाना शुरू कर दी, समझ आ रही है। सो ये तमाम वो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं जो कि आपके यहाँ क्लाइमेट की चेंज में एक बतदरीज तब्दीली नहीं लेके आ रही, एक यूनिफॉर्म तब्दीली नहीं लेके आ रही, बल्कि एक एक्सपोनेंशियल चेंज लेके आ रही है। जिस स्पीड से क्लाइमेट चेंज होता है उस स्पीड को क्रॉस करते हुए उसकी स्पीड में इजाफा लेके आ रही है, और ये बात बड़ी प्रॉब्लमेटिक हो रही है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, क्लाइमेट चेंज जो है एक नेचुरल फिनोमिनन है, एक कंटिन्यूस फिनोमिनन है, जो कि रोज़ की बेसिस के ऊपर कोई ना कोई चेंज आती है क्लाइमेट के अंदर। बहुत नेग्लिजिबल होती है, ओवर द स्पैन ऑफ 30 to 50 ईयर्स हमें ज़्यादा फील होता है, लेकिन वो एक नेग्लिजिबल चेंज होती है, लेकिन आ रही होती है। दुनिया का जो एक साइकिल है क्लाइमेट चेंज का, अगर देखा जाए तो वो मैंने एक जगह पढ़ा था, एक्सक्यूज मी, मैंने एक जगह पढ़ा था और वो था तकरीबन 40,000 ईयर्स का, ये 40,000 का साइकिल होता है, जिसके बाद आप ओवरटली देख सकते हैं कि दुनिया के क्लाइमेट में एक अच्छा खासा चेंज आता है 40,000 साल के बाद, ठीक है।
लेकिन हम उसी साइकिल को डिस्टर्ब कर बैठे हैं अपनी एक्टिविटीज़ की वजह से। और इसी पे हमारी ये डेफिनेशन भी आती है कि क्लाइमेट चेंज क्या है। ये इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी ने जो डिफाइन किया। आईपीसीसी क्या है? एक बॉडी जो कि यूनाइटेड नेशंस ने बनाई, खसूसन एक अपना एक इन्होंने इदारा सेट किया जिसका काम ही क्लाइमेट चेंज के ऊपर रिसर्च करना था। और ये 88 में जो है इसकी 1988 में इसकी बुनियाद रखी जाती है। आगे मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। बहरहाल आईपीसीसी कहता है कि इट इज़ अ चेंज इन द स्टेट ऑफ द क्लाइमेट, वही बात जो एवरेज है, आइडेंटिफाइड बाय चेंजेस इन द मीन एंड द वेरिएबिलिटी ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज एंड दैट प्रोसेस ऑफ फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। वही बात जो मैं आपको बता चुका हूँ, 30 ईयर्स एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम है, उसके अंदर परसिस्ट करेगा वो चेंज, तो उसको हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। ये तो उन्होंने क्लाइमेट चेंज की एक जनरल आपको डेफिनेशन दे दी। अच्छा, हमारे लिए ज़रूरी क्या है? इट रेफर्स टू एनी चेंज इन क्लाइमेट ओवर टाइम वेदर ड्यू टू नेचुरल वेरिएबिलिटी। वही बात मैंने आपको बताया ना कि इसका एक नेचुरल साइकिल भी होता है, कंटिन्यूस है, हो रहा है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो इन्हांसमेंट आई है ना, हमारा उससे ज़्यादा ताल्लुक है। और यही वो कहता है, इट रेफर्स टू एनी चेंज इन क्लाइमेट ओवर टाइम वेदर ड्यू टू नेचुरल वेरिएबिलिटी और एज ए रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। तो ये जो एज ए रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ना, इसके ऊपर हमारा फोकस होगा क्लाइमेट चेंज को पढ़ते हुए। जो भी हम पढ़ेंगे अभी क्लाइमेट चेंज के बारे में, उस सब के ऊपर हमारा फोकस इसी चीज़ के ऊपर होगा। अच्छा, ये तो मैंने आपके सामने बड़ी एब्स्ट्रैक्ट बात की ना कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये हो रहा है, फला 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 फला। अच्छा, क्लाइमेट चेंज को हम टेंजिबली कैसे स्टडी कर सकते हैं? हम उसके इंडिकेटर्स को देख के स्टडी कर सकते हैं कि ऐसे कौन से इंडिकेटर्स रहे हुए हैं जो कि हमें इस चीज़ के ऊपर कायल करते हैं कि क्लाइमेट चेंज एक प्रॉपर फिनोमिनन है, क्लाइमेट चेंज एक ढोंग नहीं है, जो कि आजकल बहुत से लोग कहते हैं, जिनमें सिर फहरिस्त डोनाल्ड ट्रंप है। ठीक है, तो हमारे पास वो इंडिकेटर्स भी मौजूद हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि क्लाइमेट चेंज एक फिनोमिनन है। वो क्लाइमेट चेंज एक फिनोमिनन है, उसके इंडिकेटर्स में एक एग्जांपल दी जाए अगर एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस जैसे कि मैंने लिखा हुआ है। अगली से अगली वीडियो के अंदर जो मैं आपको ग्लोबल वार्मिंग बता चुका हूँ, तो मैं आपको ये इंडिकेटर्स भी डिटेल में करवाऊंगा, क्योंकि इनके ऊपर भी पेपर के अंदर सवाल आया हुआ है कि क्लाइमेट चेंज के इंडिकेटर्स क्या हैं, इसके ड्राइवर्स क्या हैं, इस तरह से बातें की गई हैं। तो वो तमाम बातें हम स्टडी करेंगे। So before I move on with the phenomenon behind climate change, that is global warming, let's just analyze कि climate change की history क्या है, इसकी तारीख क्या है। हमने environment और उसके मसले मसाइल की तारीख तो देख ली ना, climate change specifically इसकी क्या तारीख है? तो ये स्टार्ट होता है 1712 में, इसकी बुनियाद रखी जाती है जब आपका पहला स्टीम इंजन जो है तैयार होता है 1712 में, चूँकि उसी स्टीम इंजन ने आपकी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को जो है एक बुनियाद फराहम की। ठीक है, और स्टीम इंजन का आपको भी पता है कि स्टीम इंजन जो होता है उसके अंदर एज द नेम सजेस्ट स्टीम इज द मेन ड्राइविंग फोर्स, और स्टीम आती थी उस ज़माने में कोल से। तो ये सारे स्टीम इंजन जो थे, जो एकदम से फ़रोग चढ़ना शुरू हुए, ये सारे स्टीम इंजन रिलाई करते थे ऑन कोल। तो 1712 में ब्रिटिश आयरन मॉन्गर थॉमस न्यू कॉमन, ये आप लोग नोट कर सकते हैं, आप लोग याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये हो सकता है कि आपके MCQ के पेपर के अंदर आए। ही इन्वेंटेड द फर्स्ट स्टीम इंजन, और इन्होंने वही बात बुनियाद रखी। तो आपकी कोल की कंजम्पशन जो है वो बेतहाशा बढ़ना शुरू होगी। कोल की कंजम्पशन से क्या होता है, अभी के लिए बस आप लोगों ने ये में रखना है कि कोल की कंजम्पशन से आपके इन्वायरमेंट के अंदर कुछ हार्मफुल गैसेस हैं वो भी रिलीज होती हैं। और ये जो हार्मफुल गैसेस हैं ये हमारे यहाँ ग्रीन हाउस गैसेस भी कहलाई जाती हैं, और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो कि हम अभी आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे उसके लिए एक बुनियादी फैक्टर का रोल प्ले करती हैं। ठीक है, तो ये जो कंबशन थी कोल की जो हो रही थी, प्रॉपर कंबशन या इम्प्रॉपर कंबशन, उसके नतीजे में आपके यहाँ देखने को मिला कि कुछ हार्मफुल गैसेस हैं जो कि इन्वायरमेंट में जाती हैं। तो 1712 में उसकी बुनियाद रखी गई। अच्छा, फिर क्या होता है 19वीं सदी के स्टार्ट में 1800 में, यानी दुनिया की जो पॉपुलेशन है इट रीचेस 1 बिलियन। ठीक है, ये बताना मैं क्यों ज़रूरी समझ रहा हूँ यहाँ पे, ये इसलिए क्योंकि जिस तरह से इंसान की जो पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन, उसके अंदर इंक्रीज़ आ रहा है, उसका मतलब है कि उसको केटर करने के लिए भी आपको रिसोर्सेज की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अब ये ज़हन में रखें कि आपका स्टीम इंजन जो है वो तैयार हो गया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन अरूज पे है, चल रही है, उसका फर्स्ट फेज चल रहा है, फिर आपकी दुनिया की पॉपुलेशन में इजाफा बहुत ज़्यादा देखने को मिला जा रहा है। तो उस दुनिया में जो इजाफा हो रहा है, उन लोगों को केटर करने के लिए आपको रिसोर्सेज ज़्यादा एक्सकेवेट करने हैं, आपने दरख्त ज़्यादा काटने हैं, आपने जो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को इन्हांस करना है ताकि आप उनकी जो ज़रूरियात है उनको पूरा तो कर सकें। तो ये आप लोगों ने साथ साथ नोट करते जाने कि किस तरह से पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। फिर क्या हुआ
1896 में पहली बार अब देखिए 1712 में आपका इंजन जो है वो इजाद होता है। 1896 में जाके स्वीडिश केमिस्ट हैं, इनका नाम बड़ा मुश्किल है, स्वांते अर्हेनियस, ठीक है। ही कंक्लूड्स दैट इंडस्ट्रियल एज कोल बर्निंग विल एनहांस द नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है वही बात मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना, ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी जो अर्थ का क्लाइमेट है उसके अंदर बतदरीज आपको इजाफा नजर आएगा। किसकी वजह से आपको नजर आएगा? इंडस्ट्रियल एज कोल की जो बर्निंग हुई और उसके रिजल्ट में जो गैसेस रिलीज होती हैं बाहर मुआशरे में, उसकी वजह से आपको ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट जो है वो आपको नजर आएगा। ये पहली बार जो है साइंटिफिकली प्रूव किया गया 1896 में। फिर 1927 में आपकी कार्बन एमिशंस फ्रॉम फॉसिल फ्यूल बर्निंग, जो कार्बन एमिशंस, क्योंकि आपकी कार्बन एमिशंस बेसिकली वन ऑफ द मेजर एमिशंस जो कि मैं हार्मफुल गैसेस का बार बार जिक्र कर रहा हूँ उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये वो हार्मफुल गैस है जो कि आपके मुआशरे में रिलीज होती है। तो वो 1 बिलियन टन पर ईयर पे पहुंच गई। इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं था हुआ। और आपको आगे मैं ग्राफ दिखाऊंगा अभी अगली ही स्लाइड के अंदर, जिसके अंदर आप लोग देखेंगे कि आपकी जो कार्बन इमिशंस हैं या जो ये हार्मफुल गैसेस हैं, इनकी कॉन्सेंट्रेशन अर्थ के अंदर किस हद तक बढ़ी है, ठीक है। फिर 1930 में, अब देखें 1800 में आपकी 1 बिलियन हुई थी पॉपुलेशन, 1930 में जाके आपकी ह्यूमन पॉपुलेशन जो थी वो 2 बिलियन हो गई। 2 बिलियन आपकी ह्यूमन पॉपुलेशन पहुंच गई। तो आप देख सकते हैं कि आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन रूज पे है, तो आप अपने रिसोर्सेज को एक्टिवेट करेंगे, डिफॉरेस्टेशन करेंगे, ये तमाम चीज़ें करेंगे जिससे आपका नेचुरल एनवायरनमेंट जो है वो डिस्टर्ब होगा और ओवरऑल जो क्लाइमेट चेंज है उसको इन्हांसमेंट मिलेगी। वो किस तरह से मिलेगी वो भी आपको समझ आ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, तो वरी नॉट साथ साथ। फिर क्या हुआ? 1957 में पहली बार आपके यूएस ओशनोग्राफर थे रॉजर रेवेली, उन्होंने ये साबित किया कि जो समंदर हैं, जो ओशंस हैं, उनके अंदर इतनी कैपेसिटी मौजूद नहीं है कि आपकी हवा में जो हार्मफुल गैसेस रिलीज हो रही हैं कोल बर्निंग और इंडस्ट्रियल बर्निंग की वजह से, उनको वो एब्जॉर्ब कर सकें। क्योंकि इससे पहले ये समझा जाता था 1957 से पहले कि इसमें कोई मसले वाली बात ही नहीं है, आप जितनी मर्जी इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहें आप करें, जितनी मर्जी आप हार्मफुल गैसेस जो हैं हवा में छोड़ें। क्यों? क्योंकि ये गैसेस जो हैं इनको एब्जॉर्ब कर लेगा आपका समंदर। देखिए जो पानी है कार्बन डाइऑक्साइड को वो एब्जॉर्ब करता है, कोई शक वाली बात नहीं, ठीक है। लेकिन पानी का भी एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, एक स्पंज होता है ना, स्पंज के अंदर भी आप एक हद तक ही आप पानी को एब्जॉर्ब करवा सकते हैं, उसके बाद वो एब्जॉर्ब नहीं करता। इसी तरह हर चीज की एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, इसको कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। स्पंज की मिसाल आप लोग ज़हन में रखिएगा, मैं आप लिख भी देता हूँ स्पंज, ताकि आप लोग को याद रहे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये स्पंज के साथ आप इसको आप एनालॉजी ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपके चूंकि समंदरों की भी एक सैचुरेशन है, उस सैचुरेशन से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग जो है इमिट कर चुके हैं, ये प्रूव हुआ 1957 में। सो ये हुआ क्या? इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट पीपल एक्नॉलेज्ड कि हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी हुई है, हम लोगों ने हवा में हद से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को इमिट कर दिया है एंड इसके रेपरकशन हम लोगों को फेस करने पड़ेंगे, ठीक हो गया। इसी तरह 1800 में आपने देखा 1 बिलियन पहुंची पॉपुलेशन, 1930 में आपकी हुई 2 बिलियन, 1960 में विद इन 30 ईयर्स आपकी 1 बिलियन का और इजाफा हो जाता है, और फिर 1975 में 15 साल बाद 1 बिलियन और इजाफा हो जाता है, ठीक है। और अभी अगर आप लोग देखें तो राइट नाउ 2020 में वर्ल्ड पॉपुलेशन इज 7.2 बिलियन, ठीक है। तो अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं कि हम किस हिसाब से अपनी रिसोर्सेज को जो है यूटिलाइज कर रहे हैं। अच्छा, 1972 में आप लोग अभी पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट हुई, ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों ने देखा कि एक एनवायरनमेंट के मसले को उन लोगों ने रिकग्नाइज किया दुनिया में पहली बार। फिर 1988 में जाके आपका IPCC बना, जिसकी मैंने आपको डेफिनेशन बताई है। और फिर उसके बाद आपको आगे आप लोग पढ़ेंगे कि 1992 में आपकी रियो कॉन्फ्रेंस हुई, अब वो सारी बातें तो वो खैर हम बात के लिए छोड़ते हैं। लेकिन आपको ये बताने का ज़रूर मकसद क्या है कि 1988 में आपने पहली बार एक इदारा बनाया जो कि मखसूस किया क्लाइमेट चेंज के लिए, ठीक है। और इसी इदारे की रिपोर्ट आई जिसने बताया कि दुनिया का जो टेम्परेचर है उसमें 0.3 से 0.6 डिग्री सेल्सियस तक का चेंज आ चुका हुआ है ओवर द पास्ट 1 डेकेड, ओवर द पास्ट 1 सेंचुरी। और ये एक बहुत बड़ा चेंज है, आप लोगों को शायद अभी अंदाज़ा नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आप इसकी एनालिसिस लेना चाहते हैं तो आप इस तरह से समझ लें कि आपके लिए जो आपकी लिविंग कंडीशंस हैं उनमें चेंज इस हद तक आ जाए कि आप अगर लाहौर से आपका ताल्लुक है तो आपको कहा जाए कि आप
जाके किसी ठंडे इलाके में रहना शुरू करते हैं। तो शायद आपको एज ह्यूमन इतना फील नहीं होता, लेकिन ये जो जानवर हैं, जो जंगली हयात है, जो प्लांटेशंस हैं, इनके लिए थोड़ी सी भी टेम्परेचर चेंज जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। इन द सेम मैनर इस थोड़े से टेम्परेचर राइज की वजह से आपके बेतहाशा ग्लेशियर्स मेल्टिंग जो है वो आपको नज़र आएगी, और ये सारी बातें आपको जो है आपको समझ आएंगी अगली वीडियो के अंदर भी। तो उसके लिए भी आप लोग थोड़ा सा हौसला रखिए, और बस अभी कोशिश करें कि जो मैं बता रहा हूँ उसको आप लोग समझ लीजिए, एब्जॉर्ब कर लें। आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर आपको और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। लास्टली इस वीडियो की हद तक ये मैं आपको ग्राफ दिखाना चाहता, आप ये देख सकते हैं आप लोग। 1960 में आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन थी पार्ट्स पर मिलियन के लिहाज से, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, बस आप लोग समझें कि ये यूनिट है, जैसा किलोग्राम होता है, मीटर क्यूब होता है, ऐसा पार्ट्स पर मिलियन भी एक यूनिट है। 1960 में आपकी तकरीबन 310-315 पार्ट्स पर मिलियन था। यही अगर मैं थोड़ा पीछे ले जाऊँ, लेट से मैं इसको और ड्रॉ करता हूँ यहाँ तक, और इसको मैं कहता हूँ समवेयर इन दी 19th सेंचुरी, ठीक है, 1800s, ठीक है, प्लीज़ डोंट माइंड माई राइटिंग। तब आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन थी हवा में, दैट वाज 298 पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपका ग्राफ बढ़ा है। आप इसका टेंजेंट भी अगर देखें, टेंजेंट देखें तो इसकी एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा आपको नज़र आ रही है। 2010 तक का ग्राफ है और आप देख सकते हैं कि वी हैव रीच्ड अराउंड 385, ठीक है। अभी की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं 2020 की बात करूँ, इसको मैं एक्सटेंड कर दूँ यहाँ तक और यहाँ पे मैं लिख दूँ 2020, तो राइट नाउ एज फार एज आई हैव स्टडीड आपकी कॉन्सेंट्रेशन इज अराउंड 398 ppm, ठीक है। बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो तकरीबन 600 ppm तक भी जा सकती है। इसका मतलब है कि आपका जो टेम्परेचर इंक्रीज़ है वो तकरीबन 6 डिग्री सेल्सियस तक बाय 2100 पहुंच सकता है, विच इज़ टू से द लीस्ट फ्राइटनिंग एंड डिजास्ट्रस एट द सेम टाइम। सो आई रियली होप कि ऐसा ना हो। सो बिफोर आई मूव ऑन विद द ग्रीन हाउस इफेक्ट और बाकी जो सारी चीज़ें आती क्लाइमेट चेंज में, आई सजेस्ट कि हम एक ब्रेक लेते हैं, ठीक है। और उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें इंटरेस्टिंग भी लगी होंगी, समझ भी आई होंगी, और आपका इंटरेस्ट डेवलप हो गया होगा क्लाइमेट चेंज के इशू को पढ़ने का। तो अब अगली वीडियो में ग्रीन हाउस इफेक्ट के ऊपर हम बात करेंगे, एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। टिल देन टेक केयर, टेक रेस्ट, और इसको समझें, उसके बाद जाके अगली वीडियो की तरफ आएँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।